नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी पे कुछ MCQs। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी पे कुछ MCQs। इस वीडियो में दोस्तों हम MCQ ही नहीं पढ़ेंगे, इसके साथ ही MCQ के रिलेटेड जितने भी एडिशनल पॉइंट होंगे वो भी हम क्या करेंगे, कवर अप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो इन MCQ की जो PDF होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और जो टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। लेट्स सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द GST काउंसिल इज हेडेड बाय द, क्या पूछा गया है, द GST काउंसिल इज हेडेड बाय द। तो दोस्तों आपको बताना है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है, सेबी चेयरमैन, बी पार्ट आपका प्राइम मिनिस्टर, सी पार्ट RBI गवर्नर और डी पार्ट आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो दोस्तों कोशिश करिएगा खुद आंसर देने की, वीडियो को पॉज कर लें और आंसर दें इसका। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा डी पार्ट इज द राइट आंसर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसके साथ ही कुछ आपको एडिशनल पॉइंट बता दूं, अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि GST काउंसिल के कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसके होते हैं दोस्तों 33 मेंबर्स। कितने होते हैं? 33 मेंबर्स इसके होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो GST काउंसिल होती है वो गवर्निंग बॉडी होती है किसकी? GST की। इसके साथ ही अगर आपको ये पूछा जाए कि चेयरमैन कौन होता है, GST काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द GST काउंसिल। ठीक है, और इसके साथ ये पूछा जाए, अगर आपको ये पूछा जाए कि चेयरमैन कौन थे पहले GST के सबसे पहले, तो दोस्तों उसका आंसर होगा अरुण जेटली जी। ठीक है, कौन होगा? अरुण जेटली जी इसके पहले चेयरमैन थे GST काउंसिल के। अगर आपको ये पूछा जाए कि करंटली कौन है, तो करंटली चेयरमैन है GST काउंसिल के निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके साथ ही कुछ और पॉइंट आपको बता दूं, करंटली जो क्या है, RBI के जो गवर्नर है दोस्तों वो कौन है? शक्तिकांता दासा। ठीक है दोस्तों, कौन है? RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दासा करंटली जो चल रहे हैं, कौन से हैं? शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास इसके RBI के गवर्नर है करंटली। अगर आपको पूछा जाए कि जो सेबी के जो चेयरमैन है प्रेजेंट में कौन है, तो दोस्तों उनका नाम है माधवी पुरी बच। क्या नाम है? माधवी पुरी बच। ठीक है दोस्तों, ये है सेबी के चेयरमैन करंटली। अगर आपको पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, दोस्तों सभी को पता होगा नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है। अगर आपको पूछा जाए नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर है, तो दोस्तों वो है 14th प्राइम मिनिस्टर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप। क्या पूछा गया है कि प्लानिंग कमीशन थी जो, उसको कब सेटअप किया गया था? ऑप्शन है 2014, 15, 1950 या 1952। तो आंसर दीजिए इसका भी, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इस दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1950। ए सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा 1950। ठीक है दोस्तों, एडिशनल बात बताऊं तो प्लानिंग कमीशन के अगर आपको पूछा जाए पहले चेयरमैन कौन थे, तो दोस्तों वो थे जवाहरलाल नेहरू जी पहले चेयरमैन थे। जवाहरलाल नेहरू जी पहले चेयरमैन थे। अगर आपको पूछा जाए डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे पहले प्लानिंग कमीशन थे, तो दोस्तों वो थे, आपको बताना है, गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा जी इसके पहले डेप्यूटी चेयरमैन थे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही एक चीज़ और बता दूं, क्या है, जो प्लानिंग कमीशन है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में डिसॉल्व कर दी गई थी। 2014 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। और प्लानिंग कमीशन जो थी इसको रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग ने। किसने किया? नीति आयोग ने इसको रिप्लेस किया। कब रिप्लेस किया? जनवरी 1 को 2015 में। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अब नीति जो आयोग है, नीति की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है दोस्तों? वो होती है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या दोस्तों होती है?
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो दोस्तों ये था इसका आंसर 9050। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द फार्मिंग इज प्रैक्टाइज्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इसके ऑप्शन है एक्सटेंसिव, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, प्रिमिटिव या इंटेंसिव। तो इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा डी पार्ट इज द राइट आंसर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब बहुत से बच्चों को हमारे को ये पता नहीं होगा कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। तो दोस्तों इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जहाँ पे स्मॉल छोटे से एरिया को क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, जोता जाता है सिंपल टूल्स के द्वारा। कौन से टूल्स के द्वारा, सिंपल टूल्स के द्वारा, और जिसमें लेबर को ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, मतलब लेबर ज़्यादा लगती है और सिंपल टूल्स यूज़ किए जाते हैं, और जो ज़मीन का हिस्सा होता है वो भी छोटा सा होता है। ये दोस्तों ज़्यादातर साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट एशिया में ज़्यादा इसको किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो थिकली होती है, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में इसको किया जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों हमारा है इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो इनकम टैक्स है वो भारत में किसके द्वारा लाया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन आपके ऑप्शन है ए पार्ट विलियम जोन्स, जेम्स विल्सन, निकोलस कडर या महावीर त्यागी। तो आपको आंसर दो इसका। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा जेम्स विल्सन। बी पार्ट इज द राइट आंसर, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा सबसे पहले भारत में इनकम टैक्स को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसको दोस्तों इसके पीछे की कहानी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। क्या हुआ था, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 की जो लड़ाई हुई थी आप सभी को पता है। 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या थी, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। क्या हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लगी थी 1857 के युद्ध के बाद। तो क्या हुआ था, ट्रेजरी को फिलअप करने के लिए, तो उन्होंने अपनी ट्रेजरी को क्या करने के लिए, फिलअप करने के लिए फेब 1860 को क्या कर दिया गया, इनकम टैक्स को क्या कर दिया गया, भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कब किया गया तो फरवरी 1860 को इसको इंट्रोड्यूस किया था। कौन करने वाला था, जेम्स विल्सन। और जेम्स विल्सन ही थे जो पहले फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के, सॉरी, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो दोस्तों वो थे जेम्स विल्सन, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द मनी ऑर्डर सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपका। क्या पूछा गया आपसे, जो मनी ऑर्डर सिस्टम था वो भारत में कब, कौन से वर्ष में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन है 1999, बी पार्ट है 1980, सी पार्ट है 1880 और डी पार्ट है 1904। तो आप आंसर दीजिए इसका भी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपके आंसर कितने सही हुए और कितने गलत हुए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी आपको और ज़रूरत है पढ़ने की। तो आपको इस प्रश्न का जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं, वो था 1880। 1880 में सबसे पहले मनी ऑर्डर सिस्टम को लॉन्च किया गया था, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ द इंडिया। क्या पूछा गया होगा, सेंसस 2011 के अनुसार, ठीक है, भारत की ओवरऑल साक्षरता दर कितनी थी, यानी कि लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया कितनी थी। सो ए पार्ट है 75.6%, 79.8%, 64.5% एंड 74.04%। आंसर देने की कोशिश करिए। तो दोस्तों आंसर जरूर देना, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो, कोशिश जरूर करनी होती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा हमारा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। 74.04 ओवरऑल लिटरेसी रेट था इंडिया का सेंसस 2011 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अभी तक कोई भी हमारा सेंसस हेल्ड नहीं हुआ है। ठीक है, अगर बात की जाए
ओवरऑल मेल लिटरेसी रेट की, तो दोस्तों वो था 80.9%। ठीक है दोस्तों, याद रखना है मेल लिटरेसी रेट है। अगर फीमेल की बात की जाए, फीमेल की थी 64.6% है। अगर आपको पूछा जाए अर्बन एरिया का लिटरेसी रेट, तो वो था 84.1%। अगर आपको पूछा जाए रूरल एरियाज़ का, तो वो था 67.8%। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि जो सेंसस 2011 वाला था वो आज़ादी के बाद का कौन सा सेंसस था, तो आज़ादी के बाद ये कौन सा सेंसस था, ये था दोस्तों 7th सेंसस। कौन सा सेंसस था, आज़ादी, भारत के आज़ाद होने के बाद ये 7th सेंसस था। ठीक है दोस्तों, जो इंडिया में हेल्ड हुआ। अगर आपको ओवरऑल पूछा जाए कि ये कितने नंबर का था, तो दोस्तों 15वें नंबर का ये सेंसस था। आज़ादी के बाद 7th और ओवरऑल 15th सेंसस था जो इंडिया में। अगर आपको पूछा जाए कि पहला जो सेंसस है वो कब टेक प्लेस हुआ था, वो दोस्तों हुआ था 1872 में। कब हुआ था, 1872 में सेंसस हेल्ड किया गया था पहली बार। ठीक है, और उसका सेंसस का नाम क्या रखा था उन्होंने, ओवर सेंसस आर फ्यूचर। ठीक है, आर सेंसस आर फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन हमारा, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज इज नाउन एज डैश। क्या कहा जाता है उसे दोस्तों, उसका इसके जो ऑप्शन है वो है कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी, बैट या जीएसटी। बैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स एंड जीएसटी आपको पता होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ए पार्ट, कस्टम ड्यूटीज। ठीक है दोस्तों, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कमोडिटीज इज नाउन एज कस्टम ड्यूटीज। ठीक है दोस्तों, जो एक्साइज ड्यूटी है वो क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये याद रखना आपको, इनडायरेक्ट टैक्स होता है हमारा कौन सा, एक्साइज ड्यूटी। अगर बैट की बात की जाए यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स की बात की जाए, तो ये होता है हमारा कंजम्पशन टैक्स। कौन सा होता है, कंजम्पशन टैक्स। अगर बात की जाए जीएसटी की, तो ये भी होता है हमारा सेम ही एक्साइज ड्यूटी की तरह इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी भी, एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और वैट होता है कंजम्पशन टैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है ये। डेयरी कौन से सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है, बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है टेरिटरी, प्राइमरी, सेकेंडरी या क्वाटरनरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, वो होगा हमारा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, डेयरी हमारे कौन से सेक्टर के अंदर आती है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी में बताऊंगा। प्राइमरी सेक्टर हमारा क्या होता है, जिसमें जो नेचुरली प्रोडक्ट के रिलेटेड होता है। जैसे क्या होता है, नेचुरली जो प्रोडक्ट खुद तैयार होते हैं, जिसमें इंसानों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे क्या होता है, एग्रीकल्चर जो होता है, अब एग्रीकल्चर आप खेतों में जो पौधे उगते हैं या फिर फसलें उगती है वो खुद ही उगती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो हमारी क्या होती है, प्राइमरी सेक्टर में आती है। डेयरी हमारी प्राइमरी सेक्टर में आती है। माइनिंग जो होती है, जहाँ पे खदानें वगैरह होती हैं, जो हीरे मोती वगैरह जो निकलते हैं, जो भी, वो भी हमारी माइनिंग वगैरह भी किस में आती है, प्राइमरी सेक्टर में आती है। और फॉरेस्ट्री, जो भी लकड़ी वगैरह उगना काटना जो भी होता है, वो भी कहाँ पे आता है, हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर में वो आता है जो नेचुरल प्रोडक्ट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसकी जो क्वालिटी उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, अलग अलग वेज के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज कर, उसकी ओरिजिनल क्वालिटी से उसको चेंज कर देना। जैसे क्या होता है, कॉटन, आपने देखा होगा कॉटन क्या होता है, कॉटन को चेंज कर दिया जाता है, कॉटन क्लोथ्स को। अब जो कॉटन क्लोथ्स है वो किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। बट कॉटन जो है वो आता है हमारा दोस्तों प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, इसी के साथ जो शुगर केन होता है हमारा, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, ओरिजिनली क्या होता है, शुगर केन होता है, लेकिन कंपनीज के द्वारा उसको
क्या होता है, रिफाइन करके या जो भी प्रोसेस होता है उसको करके शुगर बनाई जाती है, अदरवाइज जैगरी बनाया जाता है या गुड़ बनाया जाता है या फिर चीनी को बनाया जाता है। ये दोनों दोस्तों क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। मैं आपको बता चुका हूँ, फिर रिपीट करता हूँ, नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करना अलग अलग वे से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके, तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में वो चीज़ें आती है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो टेरिटरी सेक्टर होता है वो क्या होता है दोस्तों, टेरिटरी जो सेक्टर होता है वो होता है सर्विसों को जनरेट करता है। ठीक है, जो सर्विस मतलब लोगों को क्या करता है, सर्विसें प्रदान करता है। जैसे हमारे एयरटेल है, जियो है और अदर सर्विसेज जितनी भी होती हैं वो क्या होती है, टेरिटरी सेक्टर के अंदर फॉल करती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सो 9th वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द लोएस्ट टू इंडियाज जीडीपी। ठीक है, इनमें से कौन सा सेक्टर होता है जो सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है भारत की जीडीपी में। ठीक है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट शानदार प्रश्न है ये आपका। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर या फिर बोथ ए एंड सी। पॉज करें वीडियो को और आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर होगा, प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, प्राइमरी सेक्टर को क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर को ही एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर कहा जाता है और सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहा जाता है, इंडस्ट्री सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर को कहा जाता है सर्विस सेक्टर। ठीक है दोस्तों, सो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, प्राइमरी सेक्टर। जो दोस्तों भारत के जो जीडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर का जो ऑलमोस्ट मतलब लगभग जो कंट्रीब्यूशन होता है अप्रॉक्सीमेटली वो कितना होता है, 70%, 17% इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है दोस्तों, और अगर बात की जाए सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देता है 30% का। और बात की जाए टेरिटरी सेक्टर की, तो टेरिटरी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा क्या करता है, कंट्रीब्यूशन देता है, कितना, 53% का। तो अगर आपको पूछ लिया जाए इंस्टेड ऑफ लोएस्ट की जगह हाईएस्ट की जगह, तो इसका आंसर क्या आएगा, 53%। कौन, टेरिटरी सेक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या होगा, 10th क्वेश्चन है, डैश डील विद द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। डैश डील विद द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ए मॉनेटरी पॉलिसी, लेबर मार्केट पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी। आंसर देने की कोशिश करिए। सो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों हमारा टी पार्ट, फिस्कल पॉलिसी इज द राइट आंसर। फिस्कल पॉलिसी डील्स विद द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। ठीक है, 10 क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके साथ ही आपको एडिशनल चीज़ें थोड़ी सी और बता देता हूँ। अगर आपको पूछा जाए सेंसस 2011 के अनुसार मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी थी, वो थी यूपी। आप लिख लीजिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेट कौन सी थी, यूपी थी। लीस्ट स्टेट या फिर यूटी कौन थी, वो थी लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलेशन यूटी कौन सी थी, दिल्ली। ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला जो स्टेट थी वो कौन सी थी, केरला। हाईएस्ट लिटरेसी वाली जो स्टेट थी वो कौन सी थी, केरला। और हाईएस्ट डेंसिटी वाली, घनत्व वाली, जो सबसे ज़्यादा घनत्व वाली जो एक स्टेट थी वो कौन सी थी, बिहार। दोस्तों ये थे एडिशनल पॉइंट हमारे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।